तो ये होगा लेक्चर 18, जो 17 के बाद हम कंटिन्यू करें। 17 में हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर 1 से वर्ल्ड वॉर 2 तक गए, वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुई, लीग ऑफ नेशन बन गई। अब अब आपको एक आइडिया होगा कि आपने देखा कि वर्ल्ड वॉर 1 लगी, उसमें यूके भी लड़ा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ये सारे कंट्रीज लगे। तो मेनली जो वॉर थी वो किस थिएटर में लगी? वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में या यूरोपियन थिएटर में लगी। अब जब जंग लगती है तो ऑब्वियस इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस होता है, इकोनॉमी का लॉस होता है। तो जो यूरोपियन पावर्स थे ये एग्जॉस्ट हो चुके थे, क्यों? क्योंकि दो जंग लड़ चुके थे। ठीक है। तो अब एक तरफ यूएस, उनकी जमीन पे कोई जंग नहीं लगी थी। यूएसएसआर में जंग लगी थी, लेकिन यूएसएसआर बहुत बड़ा मुल्क है। सो फायदा ये हुआ कि यूएसएसआर और यूएस ये एज अ ग्रेट पावर्स इमर्ज होना शुरू हो गए, क्योंकि बाकी सारे यूरोपियन पावर्स एग्जॉस्ट हो चुके थे, राइट। यूएस ने जापान को तो बिल्कुल मलिया मेट कर दिया था, बिल्कुल एटम बॉम्ब यूज करके उन्हें सफाया कर दिया था। यूरोपियन पावर्स एग्जॉस्ट हो चुके थे। सो बदले में यूएस एंड सोवियत इमर्ज एज टू मोस्ट पावरफुल कंट्रीज, बट इनकी आइडियोलॉजीज अपोजिंग थी। अब आइडियोलॉजी कैसे अपोजिंग थी? कि यूएस कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता था एंड सोवियत वाले कम्युनिज्म को सपोर्ट करते थे। व्हाट इज कैपिटलिज्म एंड व्हाट इज कम्युनिज्म? कैपिटलिज्म कहता है कि रिपब्लिकन गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है, इलेक्शन की बेस पे हुकूमत आए, और जो इकोनॉमी होगी वो फ्री मार्केट इकोनॉमी होगी, ठीक है। ये कौन कहता था? यूएस वाले कहते थे। कम्युनिज्म कहता था जी हमारा प्रोग्राम जो है वो ऐसा नहीं है। वी से कि हुकूमत जो होनी चाहिए या अथॉरिटेरियन होनी चाहिए या टोटलिटेरियन होनी चाहिए, और मार्केट जो होगी वो फ्री मार्केट नहीं होगी, स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी होगी। रियासत का कंट्रोल होना चाहिए इकोनॉमी के ऊपर, देन स्टेट विल प्रोवाइड एवरीथिंग, ठीक है। सो दीज वर टू अपोजिंग आइडियोलॉजीज। तो कैपिटलिज्म वाले कहते थे कैपिटलिज्म प्रमोट हो, कम्युनिज्म वाले कहते थे कम्युनिज्म प्रमोट हो। लेकिन होता ये है कि यूएस जब अपने एटॉमिक बॉम्ब यूज करता है तो सोवियत उसे थ्रेट कंसीडर करता है, और सोवियत भी कहता है कि वी वुड ऑल्सो डेवलप एटॉमिक बॉम्ब। यूएस इन्हें बारूक प्लान देता है। दिस इज बारूक प्लान, BARUCH, कि आप अपना एटॉमिक जो प्रोग्राम है उसे छोड़ दें और ख़त्म करें इस बात को। बट सोवियत डिनाई कर देता है कि नहीं। तो व्हाट हैपेंस के दो कॉन्फ्रेंस होती हैं, वन कॉन्फ्रेंस इज यल्टा कॉन्फ्रेंस, द अदर इज पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस। तो यल्टा कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन यूएस का जो प्रेसिडेंट होता है उसकी डेथ हो जाती है। सो द नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस होती है पोट्सडैम। पोट्सडैम में ये बातें कंसीडर होती हैं कि जी सोवियत के जो यूरोप के इलाके सोवियत ने कब्जा किया हुआ है उसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएगा, स्पेशली पोलैंड में, राइट। और जर्मनी में ये होता है कि जर्मनी इज ऑल्सो डिवाइड इनटू टू हाफ, ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी। बर्लिन जो इसका कैपिटल होता है वो भी दो में डिवाइड हो जाता है, आधा इस तरफ हो जाता है, आधा इस तरफ हो जाता है, ईस्ट बर्लिन एंड द वेस्ट बर्लिन। अब होता ये है कि सोवियत के ऊपर ये ब्लेम लगाया जाता है कि पोलैंड में वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवाता, राइट। तो इसी बुनियाद के ऊपर वो आपस में एक कोल्ड वार या सर्द जंग शुरू करते हैं। कोल्ड वार का मतलब ये है कि आपस में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं होती, लड़ाई नहीं करते, बट जहां जहां इन्हें मौका मिलता है एक दूसरे को अपोज करते हैं। 1947 में ये होता है, व्हाट हैपेंस इन 1947, कि यूएस प्रेसिडेंट जो ट्रूमान है वो एक डॉक्ट्राइन अपनी देता है अपने नाम से, जिसे कंटेनमेंट पॉलिसी भी कहते हैं। इसका कंटेनमेंट का मतलब ये होता है कि वी हैव टू स्टॉप यूएसएसआर फ्रॉम स्प्रेडिंग कम्युनिज्म, राइट। इसी साथ यूएस एक मार्शल प्लान देता है जो कि $12 बिलियन का होता है, कि यूरोप के अंदर रिकंस्ट्रक्शन के लिए हम इन $12 बिलियन को यूज़ करेंगे इन यूरोप। सारी वजह ये होती है कि हमने किसी तरीके से अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है यूरोप के अंदर। वहाँ पे यूएसएसआर ये तीन चीज़ें बनाई होती हैं उन्होंने, जो हमने रशियन रेवोल्यूशन में पढ़ी थी, कॉमन ट्रेंड, कॉमन फॉर्म एंड कॉम इकॉन। वो अपनी इसको प्रमोट करने के लिए, इकोनॉमी को, इंफॉर्मेशन को और कम्युनिज्म को प्रमोट करने के लिए ये चीज़ें बनाते हैं। तो दो अपोजिंग आइडियोलॉजी, अब इनको मौका मिल रहा है किस तरीके से खुद को आगे करें और एक दूसरे को अपोज करें। 1948 में ये होता है, वी सेट के जर्मनी डिवाइड इनटू टू हाफ। सो बर्लिन उनका कैपिटल होता है, वो भी दो हाफ में डिवाइड हो जाता है। दिस इज कंट्रोल बाय यूएसएसआर एंड दिस इज कंट्रोल बाय यूएस बैक्ड फोर्सेस। सो यूएसएसआर क्या करता है? इसका परमानेंट ब्लॉकेट कर देता है। सो यूएस एयरलिफ्ट के थ्रू सप्लाईज यहाँ पे करता है। सो दिस इज नोन एज बर्लिन ब्लॉकेट।
1949 में यूएस नेटो बना लेता है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और कहता है जो जो यूएस का साथ देंगे वो नेटो ज्वाइन कर लें, और जो किसी एक कंट्री के खिलाफ, नेटो में एक आर्टिकल 5 है दैट सेज कि किसी भी एक नेटो कंट्री के ऊपर किसी ने अटैक किया तो हम एज अ कलेक्टिव उसके खिलाफ लड़ेंगे। सो दिस वाज डिसाइडेड इन नेटो, राइट। तो फिर यूएसएसआर इसके बदले में सिमिलर कॉपी करता है और वर्सा पैक्ट बना लेता है। सो वर्सा पैक्ट में वो ये कहता है कि जो जो वर्सा पैक्ट ज्वाइन करेगा उसे भी हम इसी तरीके से कलेक्टिव डिफेंस प्रोवाइड करेंगे। 1950 में कोरिया के अंदर जंग लगती है। कोरिया इज अ कंट्री, कोरियन पेनिनसुला, जो जापान और चाइना के पास है। सो दिस इज साउथ रीजन और दिस इज नॉर्थ रीजन। तो होता ये कि नॉर्थ की फोर्सेस उन्हें सपोर्ट करता है यूएसएसआर, क्योंकि अगर ज्योग्राफी में देखें तो यूएसएसआर को नॉर्थ कोरिया करीब लगता है, बॉर्डरिंग लगता है। सो नॉर्थ की फोर्सेस को लगता है, और नॉर्थ वाले क्या करते हैं, साउथ के ऊपर इन्वेट करना शुरू कर देते हैं। सो यूएस की जो फोर्सेस होती हैं वो साउथ को, कोरिया को बचाने के लिए आती हैं, कहीं ऐसा ना हो कि, क्योंकि वो हर जगह पे कम्युनिज्म को कंटेन करना चाहती हैं, तो वो यहाँ आ जाती हैं। सो बदले में ये होता है कि बीच में एक लाइन बन जाती है जिसे 38th पैरेलल लाइन कहा जाता है। दैट इज द बॉर्डर बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, और कोरिया जो है वो डिवाइड हो जाता है बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, एंड बॉर्डर को 38th पैरेलल लाइन कहा जाता है। जहाँ जहाँ कम्युनिज्म आगे आता है वहाँ वहाँ यूएस पहुंच जाता है कि कम्युनिज्म को प्रिवेंट किया जाए। जहाँ जहाँ यूएस जाता है वहाँ वहाँ यूएस बाहर आ जाता है, राइट। तो इसी तरीके से ये 4 साल जंग लगती है, and बदले में कोरिया डिवाइड हो जाता है। 1952 में ये होता है कि अमेरिका ने पहले एटम बम बनाया था, अब उसने जी हाइड्रोजन बम बना दिया। ठीक है। सो एटम बम को हम सिंपल जबान में न्यूक्लियर बम भी कहते हैं, और हाइड्रोजन को थर्मो न्यूक्लियर बम कहा जाता है, दैट मीन्स कि मोर डेडली वेपन, राइट। सो सोवियत भी ये करता है, उसने भी एटम बम बनाया होता है, तो अब वो उसके पीछे वो अपना भी थर्मो न्यूक्लियर बम बना होता है, दैट मीन्स कि अब इनके बीच में आर्म्स रेस या न्यूक्लियर रेस शुरू हो चुकी है, राइट। 1957 में ये होता है कि अमेरिका इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाता है। बम बनाने का मतलब है कि वी हैव मेड अ बॉम्ब, बट इस बॉम्ब को डिलीवर करने के लिए वी नीड सम मिसाइल्स, राइट। सो मिसाइल्स आर एक्चुअली जो इन वॉर हेड को कैरी करते हैं यहाँ पे, कि हम उसे फिर लॉन्च करें किसी भी कंट्री के ऊपर लगा दें। तो अमेरिका अपना फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाता है, टेस्ट करता है, तो दैट मीन्स कि अब सोवियत भी वही करेगा, और पहले आर्म रेस शुरू हुई थी, अब इनके बीच में मिसाइल रेस शुरू हुई। फिर रशिया क्या करता है, स्पेस में अपनी सैटेलाइट भेजता है जिसका नाम स्पटनिक रखता है। सो ऑब्वियस यूएस नेक्स्ट ईयर अपनी फर्स्ट सैटेलाइट भेजता है। दैट मीन्स मिसाइल रेस भी शुरू हो गई, आर्म रेस भी शुरू हो गई, स्पेस रेस भी शुरू हो गई। आइडियोलॉजिकल कन्फ्रंटेशन तो उनकी हर जगह चल रही थी। 1960 में फ्रांस अपना एटॉमिक बॉम्ब बना लेता है पहला। फिर ये होता है कि अब कोल्ड वॉर के कुछ इवेंट्स होना शुरू होते हैं ड्यूरिंग दिस कोल्ड वॉर एरा। अमेरिका अपना एक स्पाई प्लेन जो होता है, U-2 स्पाई प्लेन, वो सोवियत के ऊपर सर्वेलेंस या रिकनेसेंस कर रहा होता है, मतलब जासूसी कर रहा होता है, उसे सोवियत शूट डाउन कर देता है, राइट। फिर 1961 में ये होता है कि क्यूबा का इलाका है, दिस इज यूएसए। यूएसए के करीब यहाँ पे एक क्यूबा का कंट्री है। क्यूबा के अंदर फिडेल कैस्ट्रो की गवर्नमेंट होती है जो कि एक प्रो कम्युनिस्ट लीडर होता है। अमेरिका रेबल्स भेजता है कि वहाँ पे किसी तरीके से रेवोल्यूशन लाया जाए, इनकलाब लाया जाए और फिडेल कैस्ट्रो की हुकूमत को गिराया जाए, लेकिन वो फेल्ड इन्वेजन होती है। इसका नाम रखा जाता है फेल्ड इन्वेजन, बे ऑफ पिग इन्वेजन, जो कि फेल्ड होती है क्यूबा में, राइट। अब यूएसएसआर आ जाता है यहाँ इन्हें बचाने के लिए। तो व्हाट यूएसएसआर डज इज कि यूएसएसआर अपनी शिप्स वगैरह भेजता है जो यहाँ पे मिसाइल्स वगैरह लेके आ रहे होते हैं। व्हाट यूएस डज इज वो उनका ब्लॉकेट कर लेता है क्यूबा का। यहाँ पे टेंशन हाई हो जाती हैं यहाँ पे। तो जब टेंशन हाई हो जाती हैं यहाँ पे, फिर ये आपस में डील करते हैं। इन टेंशन्स का नाम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस रखते हैं कि भाई मिसाइल का ब्लॉकेट कर दिया। एंड दोनों जो लीडर्स हैं वो आपस में बात करते हैं, ये टेंशन में ईज लाते हैं। बर्लिन में दोबारा इशू हो जाता है कि बर्लिन रीसेट के वो डिवाइड हो जाता है, तो बर्लिन के बीच में वो क्या करते हैं, एक वॉल बना देते हैं। ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन के बीच में एक दीवार बना दी जाती है, लेकिन बीच में कुछ चेक पॉइंट्स भी होती हैं। चेक पॉइंट्स में ये होता है कि ईस्ट बर्लिन के ऊपर सोवियत के गार्ड्स होते हैं और वेस्ट बर्लिन के ऊपर यूएस के गार्ड्स होते हैं। यहाँ पे यूएसएसआर के गार्ड, यहाँ पे, तो वो आपस में मूव होते जाते हैं, एक दूसरे की आईडी चेक करते करते वो इतना गुस्सा हो जाते हैं कि अपने टैंक्स सामने एक दूसरे के ले आते हैं। अगेन
यहाँ के जो दोनों के लीडर्स होते हैं वो आपस में बात करते हैं, टेंशन्स में कमी लाते हैं। अब जो न्यूक्लियर एंड हाइड्रो थर्मो न्यूक्लियर वेपन्स बनते हैं तो ऑब्वियस आर्म रेस भी हो जाती है। तो एक ट्रीटी साइन होती है जिसका नाम रखते हैं लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसे LTBT भी कहते हैं और PTBT भी कहते हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है, हम अब मजीद न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे। मजीद का मतलब ये कि थर्मो न्यूक्लियर वेपन बना लिया, मजीद एडवांस वेपन नहीं बनाएंगे। स्टॉक पाइल इंक्रीज करते थे, मतलब उनकी तादाद बढ़ाते थे, लेकिन टेस्ट हम इस वजह से ही करते हैं ना कि कोई और इम्प्रूव करते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, तो हम टेस्ट करके वो आजमाते हैं कि दुश्मन को पता लगे कि दिस इज समथिंग क्रेडिबल, एंड वो चीज़ कम्युनिकेट भी हो रही है। जो हमने 3 C's की बात की थी, क्रेडिबिलिटी, कम्युनिकेशन एंड कैपेबिलिटी, राइट। तो LTBT साइन की गई कि हम मजीद टेस्ट नहीं करेंगे। लिमिटेड टेस्ट बैंड का मतलब है कि हम स्पेस में टेस्ट नहीं कर कुछ स्पेस में टेस्ट नहीं करेंगे, समंदर में टेस्ट नहीं करेंगे, राइट। तो इस तरीके से इन्होंने LTBT साइन की थी, जिसे PTBT भी कहा जाता है। अब जी चाइना मैदान में आ जाता है, वो भी अपना एटम बम टेस्ट कर लेता है। अब इन्हें पता लगता है कि दुनिया के अंदर 5 कंट्रीज हो गए हैं जिन्होंने ये एटम बम बना लिया है: USSR, UK, USA, फ्रांस एंड चाइना। तो कहते हैं जी 5 मुल्क बन गए हैं, ऐसा ना हो कि बाकी मुल्क भी बनाने हैं, दिस इज अ डेडली वेपन। तो एक ट्रीटी साइन की जाती है जिसे कहते हैं नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, कि बस अब ये जो 5 मुल्क हैं, इनसे मजीद ज़्यादा कोई भी एटम बम नहीं बनाएगा, जो बनाएगा उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे, राइट। तो इस तरीके से NPT साइन होती है कि 1968 के बाद जो भी न्यूक्लियर वेपन बनाएगा हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे, राइट। 1969 में सॉल्ट ट्रीटी साइन होती है। सॉल्ट का मतलब है स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी। सॉल्ट का मतलब, स्ट्रेटजी का मतलब कि जो लॉन्ग रेंज वेपन्स हैं, जहाँ स्ट्रेटजी का लफ्ज यूज होगा दैट मीन्स समथिंग दैट इज लॉन्गर इन रेंज। तो वो साइन होती है कि भाई हम लिमिट कर देंगे अपने आर्म्स को जो लॉन्गर रेंज वाले होंगी। तो सॉल्ट साइन हो जाती है। फिर वियतनाम के अंदर जंग लगती है। वियतनाम भी एक रीजन होता है, उसमें अगेन वही जैसे नॉर्थ एंड साउथ कोरिया की बात की, नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम होते हैं। नॉर्थ को अगेन USSR की सपोर्ट होती है, साउथ को देन US सपोर्ट में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे नॉर्थ वाले जीत जाते हैं और कंट्री टूटता नहीं है, कंट्री एक ही होता है, वियतनाम ही बनता है, राइट। US को सरेंडर करना पड़ता है यहाँ। फिर 1979 में पार्ट 2 साइन होती है, स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन ट्रीटी। मजीद इसके ऊपर काम किया जाता है कि मजीद हम लिमिट करेंगे जो स्ट्रेटेजिक हमारे आर्म्स हैं उस पर। 1979 में ये होता है, ये अफगानिस्तान का रीजन है, सोवियत यहाँ से इन्वेट करता है अफगानिस्तान में, ठीक है। अब अफगानिस्तान के अंदर जो नॉर्दर्न अलायंस होता है उसे सोवियत सपोर्ट करते हैं। तो अमेरिका क्या करता है, मुजाहिदीन को सपोर्ट करता है अगेंस्ट नॉर्दर्न अलायंस, ठीक है। 1979 में ये अफगान वॉर शुरू होती है और 1989 में यहाँ पे सोवियत को एग्जिट करना पड़ जाता है और यहाँ पे मुजाहिदीन का कंट्रोल आ जाता है। दैट मीन्स द US वन एंड द मुजाहिदीन जो कि US बैक्ड हैं वो जीत जाते हैं। 1983 में ये होता है कि अमेरिका एक इनिशिएटिव शुरू करता है जिसका नाम रखता है स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव। इसका मतलब ये होता है कि हम अपना जो स्पेस है, ये ज़मीन है आपकी और ये स्पेस है, हम मिसाइल टेक्नोलॉजी बनाएंगे जो कि अब जंगें जो होंगी ऊपर होंगी, स्पेस में होंगी। सो तभी इसका नाम रखा गया स्टार वॉर्स, की जो जंगें होंगी अब ऊपर होंगी, आसमानों में होंगी। सो ये SDI का इनिशिएटिव अमेरिका ने शुरू किया, अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को इस तरीके से नाम दिया था कि अब जंगें ज़मीन पे नहीं ऊपर हों, राइट। 1989 में भी सेट के अफगानिस्तान ने एग्जिट कर लिया और वहाँ पे जो बर्लिन वॉल थी वो गिरा दी जाती है और जर्मनी ईस्ट वेस्ट से खत्म होकर जर्मनी यूनिफाई हो जाता है और जर्मनी एक मुल्क बन जाता है। 1991 में क्या होता है कि जो अमेरिका का प्रेसिडेंट बुश होता है, गॉर्बेचोव जो USSR का हेड होता है, वो स्टार्ट ट्रीटी साइन करते हैं। स्टार्ट मीन स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, दैट वाज लिमिटेशन ट्रीटी के लिमिट करेंगे, यहाँ पे रिड्यूस करेंगे मतलब कम करेंगे। कम मतलब जो स्टॉक पाइल है, स्टॉक पाइल मतलब तादाद है, उसे हम रिड्यूस करेंगे, राइट। गोर्बाचोव आखिर हार मान लेता है और अपने मुल्क के अंदर ये कम्युनिज्म के अगेंस्ट रिफॉर्म्स लेके आता है जिसका नाम ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका होता है। ग्लासनोस्ट मींस ट्रांसपेरेंसी, पेरेस्ट्रोइका मींस रिफॉर्म्स, राइट। सो इसका मतलब एक सरेंडर ही कंसीडर किया जाता है और सोवियत यूनियन जो है वो टूट जाता है। सोवियत यूनियन या USSR डिसॉल्व हो जाता है तो 15 नए कंट्री बन जाते हैं। US जो उनका सक्सेसर होता है दैट इज कॉल्ड रशिया, और बाकी छोटे छोटे मुल्क बन जाते हैं जिसमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मीनिया, ये सारे मुल्क बन जाते हैं। तो 15 अदर कंट्रीज बन जाते हैं। अब इसका ये हो जाता है कि
1991 में आपका जो बायपोलैरिटी थी पहले की, जो कोल्ड वॉर के दरमियान, ये अब चेंज हो जाती है और यूएस बिकम द ओनली सुपर पावर, तो दुनिया आपकी यूनिपोलर बन जाती है। 2001 से लेके 1991 से लेके 2001 तक अमेरिका अपनी प्राइमेसी या सुपर पावर को अच्छे तरीके से एक्सरसाइज करता है, राइट। लेकिन 2001 में क्या होता है कि अमेरिका के अंदर 9/11 अटैक होते हैं। अमेरिका के अंदर 9/11 अटैक होते हैं। अमेरिका कहता है कि देयर इज समथिंग कि जो अब हमारी ग्रेट पावर को चैलेंज कर रही है। तो व्हाट अमेरिका डेड इज, तो वो एक कैंपेन शुरू करता है जिसका नाम रखता है ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। तमाम दुनिया के मुल्कों से पूछता है कि इधर यू आर विथ अस और यू आर अगेंस्ट अस, बिकॉज अमेरिका एज ए सुपर पावर, वो ऐसे पूछ सकता है। तो काफ़ी मुल्क इसे ज्वाइन करते हैं। सो नेटो जिसका काम होता है कम्युनिज्म के अगेंस्ट, तो नेटो भी इसमें वॉर ऑन टेरर में आके पार्टिसिपेट करता है। तो नेटो के साथ वो क्या करते हैं, सबसे पहले इराक एंड अफगानिस्तान में आते हैं इस वॉर ऑन टेरर कैंपेन में। ईरान के अंदर जो इराक के अंदर जो इनका ऑपरेशन होता है उसका नाम रखते हैं ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। और अफगानिस्तान के अंदर इनका जो ऑपरेशन होता है उसका नाम होता है ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम, कि हम टेररिज्म को एलिमिनेट करेंगे। नेटो को भी ऑब्वियस ये वॉर ऑन टेरर में लेके आए होते हैं, तो रशिया को एक स्ट्रेटेजिक वैक्यूम मिल जाता है। नेटो जो पहले बना होता है रशिया के ऊपर चेक रखने के लिए, तो रशिया क्या करता है 2001 ऑनवर्ड आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को री स्ट्रेंथन करता है, रिफॉर्म्स लाता है कि फिर से बिल्डअप करना शुरू करे। इससे पहले तो नेटो की फुल लुक था, नज़र थी उसके ऊपर। तो रशिया को जब ये मौका मिलता है तो व्हाट रशिया डज इज 2008 में सबसे पहले जॉर्जिया को अनेक्स करता है। जॉर्जिया वही होता है जो जब सोवियत ब्रेक होता है तो जॉर्जिया अलग हुआ होता है, तो सबसे पहले वो जॉर्जिया के ऊपर कब्जा करते हैं, राइट। एंड चाइना भी इसे एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी, वो साइलेंट अपना इकोनॉमिक राइज शुरू कर देता है चाइना भी। 2013 में देखते हैं कि चाइना अनाउंस करता है कि हमने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसे वन बेल्ट वन रोड भी कहा जाता है, वो लॉन्च कर देता है, जो कि इकोनॉमिक जाइंट प्रोजेक्ट है, राइट। 2014 में व्हाट रशिया डज इज कि यूक्रेन का जो रीजन है, डॉनबस रीजन और क्रीमिया, इन पे कब्जा कर लेता है। यहाँ पे आके अमेरिका को लगता है कि जी रशिया इज बैक। वहाँ के स्कॉलर्स कहते हैं नाउ जी रशिया इज बैक, अब आपने किसी तरीके से अफगानिस्तान के अंदर एग्जिट करना होगा, ठीक है। 2020 में होता है, अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता करके अफगानिस्तान से एग्जिट करता है ड्यूरिंग डोनाल्ड ट्रम्प एरा। तब तक रशिया यूक्रेन पे अटैक कर देता है, ठीक है। तो अगेन एक कोल्ड वॉर टू शुरू हो जाती है। कोल्ड वॉर टू इस तरीके से देखा जाएगा कि नाउ चाइना इज होल्डिंग इकोनॉमी, रशिया इज होल्डिंग मिलिट्री। तो चाइना एंड रशिया का कॉमन एनिमी यूएस है। तो एक इकोनॉमी को संभाले हुए और एक मिलिट्री को संभाले हुए, एक जगह वो यूक्रेन को अटैक किए हुए, एक जगह चाइना इज इंक्रीजिंग इट्स इकोनॉमिक पावर, राइट। जो अपना OBOR या बेल्ट एंड रूट इनिशिएटिव है इसका। तो एक बेल्ट एंड रूट इनिशिएटिव के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं तो दैट वुड बी इजी। व्हाट इज वन बेल्ट वन रूट। वन बेल्ट वन रूट का मतलब ये है कि लैंड कनेक्टिविटी, जैसे कॉन्टिनेंटल कनेक्टिविटी भी कह सकते हैं। वन रूट का मतलब आपका सी कनेक्टिविटी, जैसे ओशियनिक कनेक्टिविटी भी कह सकते हैं। इस पॉलिसी का नाम है स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स पॉलिसी। दैट मीन्स कि जो पोर्ट्स हैं उनका कनेक्शन करना है, पोर्ट्स बनाने और पोर्ट्स को कनेक्शन करना है, राइट। लैंड कनेक्टिविटी में इनके 6 इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स हैं, जिसे इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जाता है। किस तरीके से, दिस इज चाइना, दिस इज मंगोलिया, दिस इज रशिया, ये सेंट्रल एशियन कंट्री हैं, ये वेस्ट एशियन कंट्री हैं, दिस इज पाकिस्तान, दिस इज इंडिया, दिस इज नेपाल, दिस इज बांग्लादेश, दिस इज म्यांमार, दिस इज इंडो चाइना। तो रशिया ने अपने 6 इकोनॉमिक प्रोजेक्ट बना दिए कि चाइना मंगोलिया रशिया इकोनॉमिक प्रोजेक्ट, चाइना सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया इकोनॉमिक प्रोजेक्ट, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना नेपाल इंडिया म्यांमार एंड बर्मा इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना इंडो चाइना लैंड ब्रिज इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना यूरेशिया लैंड ब्रिज इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये हमने 6 इकोनॉमिक प्रोजेक्ट बना दिए, स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स पॉलिसी बना दी। दिस BRI। अगर आगे कहीं मौका मिला तो हम एलोबरेट करेंगे सारे टॉपिक को। तो यहाँ आके हम इस ईयर तक पहुँच गए।